हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। अगर आपको न्यू सिलेबस के बारे में पता हो तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहला चैप्टर है। देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल सारे के सारे, दे नीड एनर्जी। क्यों? टू परफॉर्म वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, राइट। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिजम्स को, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी उन ऑर्गेनिजम्स को? फॉर दिस पर्पस दे यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन करेंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स में आपका आ गया ग्लूकोज, आपके अमीनो एसिड्स, आपके फैट्स, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनका ब्रेक डाउन करेंगे। और जब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी एंड CO2 इज रिलीज्ड, CO2 गोज आउट। तो इसी प्रोसेस को, वो प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, राइट। सिंप्लीफाइड। So this breakdown process is known as respiration. बट आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। एक वर्ड तो हो गया रेस्पिरेशन, लेकिन एक वर्ड होता है ब्रीदिंग। तो हम समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आर द सेम थिंग। नहीं बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो ब्रीदिंग इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। ये स्टेप है इसका, रेस्पिरेशन प्रोसेस का। अब ब्रीदिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, कि ऑक्सीजन की एंट्री, CO2 का रिमूवल आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक आपको दिख रहा है, इसके थ्रू इन गैसेस का मूवमेंट, सिंपल एक्सचेंज। तो रेस्टिंग स्टेज में ब्रीदिंग का जो इंस्पिरेशन पार्ट है वो तो एक्टिव प्रोसेस होता है, बट जो एक्सपायरेशन पार्ट है दैट इज अ पैसिव प्रोसेस। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव क्यों कहा जाता है इनको। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन बच्चों फिर से एक कैटाबोलिक प्रोसेस होगी। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? कैट से आप याद रख सकते हैं। कैट क्या करती है? तोड़फोड़ करती है। तो ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है, जहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ब्रॉडली आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक हो जाएगा, अदरवाइज इट इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए ये भी ठीक है, क्लियर हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन फर्दर दो स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। अभी हमने बात करी किसकी? ब्रीथिंग की, दैट इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड देन इंटरनल रेस्पिरेशन। ये इंटरनल रेस्पिरेशन बेटा 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले अपटेक ऑफ O2, कि जो ब्रीथिंग के टाइम पे ऑक्सीजन एंटर हुई बॉडी में, वो कहां पे जाएगी? टिश्यू सेल्स तक। तो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू सेल्स। उसके बाद सेकंड फेज में, सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसी से तो एनर्जी मिलेगी। अब कौन करेगा वो ऑक्सीडेशन? बाय ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, वो उसको उसका ब्रेक डाउन कर देंगे। एंड फाइनली ये अल्टीमेटली एलिमिनेशन ऑफ CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, क्लियर। बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगर हम लोअर एनिमल से स्टार्ट करें और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्यों होता है ऐसा? इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। नंबर 1, हैबिटेट, जहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। एंड सेकंड,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। जैसे फिशेज वाटर में लिव करती हैं तो उनके लिए गिल्स होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स लैंड पे रहते हैं तो उनका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं तो पोरिफेरंस आते हैं सबसे पहले, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और उसके साथ फ्लैटफॉर्म्स। ये तीन ग्रुप जो है ऑर्गेनिजम्स के, दे रेस्पायर बाय एंटायर बॉडी सरफेस, पूरा का पूरा जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है, राइट। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ती है ऑर्गेनिजम्स की तो हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, एनालिड्स की। तो अर्थवॉर्म में जो स्किन का मोइस्ट क्यूटिकल होता है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। व्हेन वी मूव फर्दर, इंसेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन यहां पे एक स्पेशल चीज जो ध्यान देने की है बच्चों, आप यहां पे याद रखेंगे, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का एक्वेटिक फॉर्म्स में, एंड सेकंड वन इज टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स प्लस मोलस्का। इनमें डिफरेंस होता है, एक्वेटिक फॉर्म्स में तो गिल्स के थ्रू होगा और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं उसमें लंग्स के थ्रू होगा। तो एक बार फटाफट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन क्या कहलाता है। लंग्स इसके अलावा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स, इनमें भी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। लेकिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉग, फ्रॉग में स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है विच इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो दीज आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। गिल्स के थ्रू होता है तो उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है, और लंग्स के थ्रू होता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। दिस इज एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एज यू कैन सी हियर, लाइन टू लाइन, जहां पे पेज नंबर एंड डिफिकल्टी लेवल भी मेंशन किया हुआ है। एक टेस्ट सीरीज है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वैसे तो बहुत नॉमिनल फीस पे है, बट स्टिल इफ समबडी फील्स दैट दे रियली नीड इट, आई कैन प्रोवाइड देम फ्री ऑफ कॉस्ट आल्सो, राइट। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इफ यू नीड दिस, आई कैन गिव यू डिटेल्स हाउ टू गेट इट। चलिए अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बच्चों, उसको हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो और एरियाज से हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला होता है कंडक्टिंग जोन एंड सेकंड वन इज नोन एज एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन, राइट। कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज जोन। तो कहां से स्टार्ट होता है कंडक्टिंग जोन? नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट है दैट इज नोन एज कंडक्टिंग जोन, और बाकी जो एरिया है इट इज इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज जोन। तो कंडक्टिंग जोन क्या करता है? कंडक्टिंग जोन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस, एटमॉस्फेरिक एयर, कहां पे? टू एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई तक ये एटमॉस्फेरिक एयर को भेजने का काम करता है। इसके अलावा तीन और इंपॉर्टेंट काम ये करता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो एयर के साथ आते हैं उनकी क्लीनिंग करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, एंड एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है, राइट। और जो एक्सचेंज जोन है इट इज एक्चुअल साइट जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ब्लड और एयर के बीच में जो एक्चुअल एक्सचेंज है डिफ्यूजन के थ्रू, वो कहां पे होता है? इन द एक्सचेंज जोन। तो एक्सचेंज जोन कहां से कहां तक हो गया? एल्वियोलाई से लेकर
और उसकी डक्ट सिस्टम तक, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो सारा पार्ट क्या कहलाएगा? एक्सचेंज जोन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां से शुरू हो जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल नेड्स, जिसको हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी कह देते हैं बच्चों, राइट। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स या नेड्स वो ओपन होते हैं नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स। लेकिन यहां पे सिर्फ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? नेजोफेरेंक्स की, नेजल कैविटी से रिलेटेड बात करेंगे सिर्फ हम, राइट। फेरेंक्स, फेरेंक्स से आप ग्लोटिस कह सकते हैं या आप लैरिंक्स कह सकते हैं, राइट। देन इट रीचेस टू ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर वो सारी ब्रांचिंग होगी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की। तो ब्रोंकाई तक ये क्या कहलाएगा? पहला पार्ट कौन सा बताया था मैंने आपको? दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन। तो ये सारा क्या हो गया? कंडक्टिंग जोन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, वो कहते हैं कोई समस्या, कोई किंतु परंतु है तो एक बार बताइए। तो एक्सटर्नल लेयर्स पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी पैसेज का, जो हमारे नोज के दोनों जो होल्स हैं, जस्ट अबव द अपर लिप, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स। वो ओपन होते हैं नेजल चैम्बर में। नेजल कैविटी का पार्ट है, नेजल कैविटी के थ्रू। तो नेजल चैम्बर भी 2 हो जाएंगे एंड नेजल चैम्बर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम हो गया जो बोन है नेज, और ये हमारे एक्सटर्नल लेयर्स हो गए एंड इंटरनली ये पीछे की तरफ बोलते हैं एज इंटरनल लेयर्स। ये पूरा क्या हो गया? नेजल कैविटी हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां पे नेजल चैम्बर में आपको क्या याद रखने की जरूरत है? ये कहते हैं ना कनेक्टिंग लिंक है, एक तरह से कनेक्टिंग टॉपिक एनिमल टिश्यू का। यहां पे सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम प्रोसेस, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कोलमनर भी कह देते हैं। और यहाँ पे गोबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जिसको मॉइस्ट रखते हैं। यहाँ पे हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, राइट। उसके बाद इंटरनल लेयर से होता हुआ ये ओपन होता है किसमें? नेजोफेरेंक्स में। ओनली एयर पासेस थ्रू इट। मैंने कहा ना सिर्फ हम नेजोफेरेंक्स की बात करेंगे तो। एंड नेजोफेरेंक्स ओपन इनटू ट्रैकिया थ्रू ग्लोटिस। जो लैरिंक्स का ग्लोटिस रीजन है उसके थ्रू होता हुआ ये कहां ओपन हो जाएगा? ट्रैकिया में। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब ग्लोटिस क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज ग्लोटिस? जो लैरिंक्स के अपर पार्ट की ओपनिंग है बच्चों, उसको ग्लोटिस कहा जाता है, याद रहेगा। तो अब देखिए डायग्रामेटिकली, सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर्स जस्ट अबव अपर लिप, ठीक है। ये नेजल कैविटी हो गई, नेजल चैम्बर, यहीं पे नेजल सेप्टम, जो सारी चीजें मैंने बताई। देन इट रीचेस टू फेरेंक्स। फेरेंक्स का कौन सा पार्ट? नेजोफेरेंक्स। एंड फ्रॉम देयर, फेरेंक्स में आपको यह भी पता है इट इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर एयर एंड फूड, कॉमन ओपनिंग फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस एंड फूड पार्टिकल्स, राइट। तो जो फूड है वो तो कहां चला जाएगा फिर इसके बाद? ईसोफेगस में। और जो एयर है वो कहां पहुंच जाएगी? लैरिंक्स में। लेकिन यहां पे एक फ्लैप लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना। जब लैरिंक्स की बात करते हैं तो यहां पे एक थिन मेम्ब्रेन, फ्लैप लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो जब स्वेलोइंग होती है तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग इट क्लोजेस द, किसको?
फेरेंक्स को, जिससे फूड की एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना हो, इसलिए कहा जाता है नॉट टू स्पीक वाइल टेकिंग फूड। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है दैट इज लैरिंक्स, और जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। लैरिंक्स और साउंड बॉक्स, ये वाला पार्ट। ये भी क्या है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक है जी, साउंड प्रोडक्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है साउंड प्रोडक्शन, बताओ जी। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वोकल कोर्ड्स प्रेजेंट है, तो वोकल कोर्ड्स की हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, अब ये जो लैरिंक्स है आफ्टर प्यूबर्टी इट बिकम्स प्रोमिनेंट इन मेल्स। प्यूबर्टी तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन प्यूबर्टी के बाद मेल्स में ये प्रोमिनेंट हो जाता है एंड नोन एज एडम्स एप्पल। राइट? अब यहां पे डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजेस, जो मैंने बताया 9 कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड। टोटल कितने हो गए, 9। टाइप 6 है, नंबर 9 है, याद रखना है। 3 अनपेयर्ड एंड 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट है। ठीक है? कवरिंग को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। मेल्स में प्रोमिनेंट हो जाता है, नोन एज एडम्स एप्पल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है एक बार बताइए मुझे, अदरवाइज हम बात करते हैं कार्टिलेजेस की। तो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस कौन सी हैं, पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आपने नाम सुना होगा, एक म्यूजिक चैनल आता है ईटीसी, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। ई का मतलब है एपिग्लोटिस, टी का मतलब थायराइड, एंड सी का मतलब है क्रिकोइड। ये तीनों कार्टिलेजेस अनपेयर्ड होती हैं इन केस ऑफ लैरिंक्स। ये लीफ लाइक सिंगल है ना, ये क्या करती है, क्लोज कर देती है रेस्पिरेटरी ट्रैक को। सेकेंड वन इज द लार्जेस्ट वन, थायराइड कार्टिलेज है। एपिग्लोटिस किसकी बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है, सी शेप्ड है, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। वहां पे इलास्टिक था, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है। ये मेल्स में प्रोमिनेंट हो जाती है एंड नोन एज एडम्स एप्पल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड थर्ड वन इज नोन एज क्रिकोइड कार्टिलेज। सिग्नेट रिंग लाइक या रिंग लाइक हाइलिन कार्टिलेज जिसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट जस्ट बिलो, लाइज बिलो थायराइड कार्टिलेज। उसके बेस में जो प्रेजेंट होगी दैट इज नोन एज क्रिकोइड। तो ये तीनों अनपेयर्ड कार्टिलेजेस हो गए। और एसीसी सीमेंट से आप याद रख सकते हो पेयर्ड कार्टिलेजेस, रेटिनोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। रेटिनोइड सबसे पहले पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है एंड प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ लैरिंक्स। कॉर्निक्यूट हॉर्न शेप्ड है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, एंड क्यूनिफॉर्म इज क्लब शेप्ड एंड अगेन फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये 3 पेयर्ड है। नंबर टोटल कितना हो गया इनका, 6। 3 अनपेयर्ड हमने अभी डिस्कस कर ली, तो टोटल नंबर क्या हो गया, 9। याद कैसे करना है, ये तो क्या हो गया एसीसी सीमेंट का ऐड भी आपने देखा होगा, और अनपेयर्ड ईटीसी, एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड। इज इट क्लियर? ये बोन जो टंग को सपोर्ट करती है दैट इज नोन एज हायोइड बोन। थायराइड कार्टिलेज से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ थायराइड मेम्ब्रेन, बट एम्ब्रियोलॉजिकली इट इज कंसिडर्ड एज बोन ऑफ स्कल, कंसिडर्ड एज बोन ऑफ स्कल। तो ये आपको ध्यान रखना है। लैरिंक्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। तो देखिए, क्रिकोइड कार्टिलेज आपको यहां पे दिख रही है, थायराइड दिख रही है, क्रिकोइड दिख रही है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हायोइड बोन। ठीक है? सो दिस इज रिगार्डिंग लैरिंक्स।
यहां तक कोई कंफ्यूजन है एक बार आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज नोन एज साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है, वोकल कॉर्ड्स क्या होती है। वोकल कॉर्ड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है एग्जैक्टली वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं कि इनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी एंड जितना ज्यादा टेंशन होगा कॉर्ड में उससे उसकी पिच डिसाइड होती है, साउंड की पिच डिसाइड होती है। फॉल्स वोकल कॉर्ड का कोई रोल नहीं होता साउंड प्रोडक्शन में, बट दे हेल्प, दे आर प्रोटेक्टिव कॉर्ड्स, ठीक है। तो जस्ट ट्रू वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा कि जो मेल्स हैं उनकी जो साउंड है वो कैसी होती है, मेल की साउंड हाई पिच्ड होती है कि लो पिच्ड होती है, मेल की साउंड तो होगी लो पिच्ड बट डीप, एंड फीमेल और जो चिल्ड्रन है उनकी साउंड होती है हाई पिच्ड। क्लियर? सो दिस इज हाउ साउंड प्रोडक्शन occurs with the help of vocal cords। याद रखना है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है बच्चों। अब आ जाते हैं हम अगले स्ट्रक्चर पर, दैट इज ट्रैकिया। तो ये जो वोकल कॉर्ड, सॉरी वोकल कॉर्ड और हमने कार्टिलेजेस की बात करी, वो एक एक्स्ट्रा एज है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। ट्रैकिया इज नोन एज, बताओ फटाफट इसका दूसरा नाम क्या होता है? इट इज नोन एज विंड पाइप, राइट। So it is a long tube, as you can see here, formed of hyaline cartilage, incomplete C-shaped cartilages होती हैं which protect respiratory tract। किससे प्रोटेक्शन चाहिए भाई हम, और क्या प्रोटेक्शन चाहिए? फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कि जब इनहेलेशन होता है उस टाइम पे रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा कोलैप्स ना कर जाए, उससे प्रोटेक्शन के लिए इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड कर जाता है टू पार्ट्स में, जिसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड वन पार्ट एंटर इनटू द लंग्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड, ठीक। ये डिवीजन कहां पे होता है? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, याद रखना आपको, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के रीजन में ये डिवीजन हो जाता है, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। अब फिर से यहां पे एक कनेक्टिंग पॉइंट आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रैकिया में कौन सा टिश्यू होगा? वही सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद म्यूकस सेल्स, ये यहां पे प्रेजेंट होता है, जो इसको मोइस्ट रखता है और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है जिससे वो डीप ना जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक। अब जैसे ही ये डिवीजन होता है, ये अंदर एंटर कर गया, सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई गिव राइज टू सेकेंड टाइप ऑफ ब्रांचिंग, जिसको हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या बन जाएगा? और फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी, फाइन ब्रांचिंग, डायमीटर कम होता चला जाएगा, देन इट इज नोन एज टर्सरी ब्रोंकाई। अब देखिए यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स थे, तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ये टर्सरी ब्रोंकाई तक भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इनमें कार्टिलेजिनस रिंग्स, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स यहां तक प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन फर्दर ये ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो जाएंगे? क्या बनाएंगे? ये ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। तो जब ये ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे तो डायमीटर तो इसका कम होता चला जाएगा, लेकिन साथ में ये कार्टिलेजिनस रिंग्स एब्सेंट हो जाएंगे। तो उससे अब क्या बनेगा? पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, तो टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग हो जाती है इनसाइड लंग्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू, ये क्या कहलाएगी?
alveolar duct. This is alveolar duct. And finally this duct forms this type of structure. स्पेस थोड़ा सा हमारा कम रह गया, तो ये क्या बना देगा हमारा alveolar sac. इस alveolar sac में जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं ये वाली, इनको कहा जाता है alveoli. So this extensive network helps in effective gaseous exchange, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो 80 मीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है इनसाइड लंग्स. ठीक, चलिए थोड़ा और डिटेल में यहां पे देखते हैं. यहां पे देखते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रोंक्यूल्स आए, ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचिंग हमने देखी, एंड देन दे रीचेस इनटू, ये क्या बना रहे हैं, एल्वियोलर डक्ट. अब यहां पे एक्सटेंसिव सप्लाई होती है ब्लड की, तो एक तरफ से तो क्या आएगी, वेन आएगी, वेन से क्या बन जाएगा, वेन्यूल, और दूसरी तरफ आर्टरीज आएंगी, आर्टरी से क्या बन जाएगा, बताओ, आर्टरी से क्या बन जाएगा, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल. और उनकी जो फाइन ब्रांचिंग होती है, उनका जो नेटवर्क बनता है, दैट इज नोन एज कैपिलरी, कैपिलरी नेटवर्क. और ये सारा हमारा क्या है, एल्वियोलाई. एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन होती है, एल्वियोलाई. तो ये वो एरिया है जहां पे इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज होता है. 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन लंग्स, जहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट. ठीक, ये हर एल्वियोलाई को हम मिनिएचर लंग कह सकते हैं, क्योंकि ये वो साइट है जहां पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है बेटा. ठीक, अब आ जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर ली हमने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या आ जाता है हमारा, लंग्स. अब आप सोचेंगे सर लंग्स की जगह आपने तो ये रिब केज बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है बताते हैं. तो ये जो लंग्स हैं वो लोकेटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी में. थोरेसिक कैविटी इज लाइंड बाय, जो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होती है. पीछे की तरफ इसमें क्या होगा, थोरेसिक वर्टिब्रे. ठीक है, उन्होंने कवर कर दिया इसको. आगे की साइड में क्या होगा, इन फ्रंट में जो स्टर्नम पार्ट है ये वाला, ये रिब केज का स्टर्नम. ठीक, नीचे की तरफ क्या है, बिलो डायाफ्राम है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. और लेटरली क्या प्रेजेंट है, लेटरल साइड में कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रिब्स. राइट, चलिए अब बात समझ में आ गई. अब ये डायाफ्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, क्यों कि नीचे की साइड में जो लंग्स हैं उनको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डायाफ्राम. लेकिन ये डायाफ्राम सिर्फ मैमल्स का ही फीचर है, मैमल्स में मिलता है. जब हम ब्रीथिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, तो ब्रीथिंग में हेल्प करता है. और ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है. ऊपर का पार्ट थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम से नीचे का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी. राइट, चलिए अब लंग की स्ट्रक्चर. तो देखो सबसे पहले करते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यू नो वेल. सॉफ्ट है, बिल्कुल है. पिंक कलर्ड है, बिल्कुल है. एवरेज वेट आपको पता है, एवरेज वेट कितना होता है, एवरेज साइज क्या है, एवरेज वेट ह्यूमन लंग्स का मेल और फीमेल में डिफर करता है. मेल में 625 ग्राम्स होता है, लेकिन फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, 565 ग्राम्स होता है. राइट, यहां तक कोई समस्या. एज यू कैन से हियर इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर है. आउटर पैराइटल प्लूरा, प्लूरा जहां पे भी आ जाए मतलब लंग्स की बात हो रही है. इनर विसरल प्लूरा, दोनों प्लूरा के बीच में गैप है, कैविटी है, जिसको प्लूरल कैविटी कहेंगे. उसमें एक फ्लूइड भरा होगा जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है. बच्चों याद रहेंगे ये सारी चीजें. देखिए 2 मेम्ब्रेन आपको दिख रही हैं, दोनों के बीच में गैप भी आपको दिख रहा है यहां पे.
उस गैप में ही ये प्लूरल फ्लूइड बनाता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में जो गैप आपको यहां पे दिख रहा है दैट इज नोन एज मेडियास्टिनम, और यहीं पे वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अब जो अपर पार्ट है वो नैरो है, उसको अपेक्स कहा जाता है। बेस पार्ट वाइडर है, तो अपेक्स अपर पार्ट नैरो, बेस लोअर पार्ट ब्रॉड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो जो आउटर पैराइटल लेयर है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग, और जो इनर विसरल मेम्ब्रेन है इट इज कनेक्टेड विद या इट इज इन कॉन्टैक्ट विद लंग सरफेस। चलिए जी, मान लेते हैं सर आपकी बात, आप कह रहे हैं तो ये भी ठीक होगा। तो ये जो डायग्राम है ये सिंप्लीफाइड वे में हम ऐसे बना लेते हैं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर। अब हमेशा आप याद रखना जो जो लेफ्ट लंग है वो हमेशा छोटा होता है क्योंकि वहां पे कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है टू अकोमोडेट हार्ट। ठीक, अब इंटरनली ये कैसे डिवाइड होते हैं? जो राइट लोब है, जो राइट लंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ 2 फिशर्स। सबसे ऊपर है तो सुपीरियर लोब हो गई, दिस इज नोन एज मिडिल लोब, और सबसे नीचे है तो इंफीरियर लोब। 3 लोब है और 2 फीचर्स हैं, 2 लाइंस आपको यहां पे दिख रही है। ये वाली लाइन जो है इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल फिशर, और ये दूसरी जो लाइन यहां पे आपको दिख रही है दैट इज नोन एज ऑब्लिक फिशर। तो राइट लंग में 2 फिशर, 3 लोब्स, बट लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फिशर प्रेजेंट होता है और 2 ही लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। लेकिन यहां पे कार्डियक नोच भी प्रेजेंट है, लोब। और ये क्या है, कौन सा फिशर है? यहां पे ओरिजेंटल फिशर नहीं होता, सिर्फ कौन सा फिशर प्रेजेंट है? ऑब्लिक फिशर इज प्रेजेंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंटरनली लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्राइमरी ब्रोंकाई आई, प्राइमरी ब्रोंकाई के डिवीजन से सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई बन गए। दे गिव राइज टू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल भी हमने 2 टाइप के डिस्कस करे, कौन कौन से बताइए? टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल की जो फर्दर डिवीजन होती है कि एल्वुलर डक्ट इसको कैरी करती है अप टू एल्वुलर सैक, और एल्वुलर सैक में बहुत सारे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए। ये देखिए पूरा एक्सटेंशन नेटवर्क, आपको ब्लड सप्लाई यहां पे दिख रही है, और ये जो बैलून लाइक या ग्रेप लाइक जो स्ट्रक्चर आप कह रहे हैं दैट इज दे आर नोन एज एल्वुलाई, राइट? दीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। आप चलिए अभी तक जो आपने पढ़ा एक बार उसको चेक करके देखें। चलिए बताइए, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी से डिवाइड हो जाती है। कौन से लेवल पे आके ये डिवाइड होती है? लंबर वर्टिब्रे में या थोरेसिक वर्टिब्रे में? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ये थोरेसिक वर्टिब्रे के रीजन में डिवाइड होती है, तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कौन सा आंसर है, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। 5 सेकंड्स का आंसर आना चाहिए। चलिए तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, कॉमन पैसेज कौन सा है फूड एंड एयर के लिए? ये तो मतलब आप विद इन अ सेकंड आंसर दे सकते हैं। फेरेंक्स, फेरेंक्स 3 पार्ट में, नेजो, ओरो एंड लेरेंगो फेरेंक्स में डिवाइड होता है। ओरो का मतलब ओरल कैविटी, मतलब फूड से रिलेटेड है, तो बच क्या गया? नेजो और लेरेंगो फेरेंक्स, राइट? चलिए ऑब्लिक फिशर किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? अभी अभी मैंने बताया आपको 2 टाइप के फिशर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर्स एंड ऑब्लिक फिशर। जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होती हैं, तो 3 लोब हैं तो 2 टाइप के फिशर होंगे। लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होती है तो एक ही टाइप का फिशर प्रेजेंट होगा।
फटाफट बता दीजिए। ऑब्लिक फिशर बच्चों दोनों में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग में सिर्फ ऑब्लिक होता है, राइट लंग में हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक दोनों फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी इफ बट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो एक बार फटाफट वायनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ओके।